सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। भाजपा ने लोकसभा चुनाव फतह करने के लिए धारदार रणनीति बनानी शुरू कर दी है। चुनावी समीकरण के हिसाब से तैयारी की जा रही है। वहीं यूपी बीजेपी के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता वाला राज्य है, जहां बीजेपी अब राज्य की उन सभी सीट पर चुनाव अभियान को गति देने जा रही है जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। महासंपर्क अभियान के अंतर्गत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह 27 और 29 जून को श्रावस्ती और बिजनौर में रैलियों को संबोधित करेंगे। बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को श्रावस्ती और बिजनौर दोनों जगहों से बसपा के राम शिरोमणि वर्मा और मल्लुक नागर से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो लगातार 2024 के मिशन को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं बता दें कि 27 और 29 जून को श्रावस्ती और बिजनौर में अमित शाह और जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे। यूपी मिशन में जुटे हुए सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी अपना टारगेट 80 के साथ बनाए हुए लेकर तमाम तैयारियों में जुट गई है। वहीं बताया जा रहा है कि 27 और 29 जून को अमित शाह और जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे। श्रावस्ती और बिजनौर में रैलियां की जाएंगी, जनता को संबोधित करेंगे 2024 के मिशन को लेकर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विभांशु, 2024 के मिशन को लेकर भाजपा तैयारियों में तो लगी हुई है, लेकिन वहीं बताया जा रहा है 27 और 29 जून को अमित शाह और जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे बिजनौर और श्रावस्ती में। जी बिल्कुल नंदन, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार अपने महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से प्रदेश और साथ ही साथ देश के अलग अलग कोने में आम जनता की बीच जाकर सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बता रहे हैं। वही मिशन 80 के तहत अभियान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को अगर देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 66 सीट पर जीत हासिल हुई थी। उसके बाद बीजेपी जिन सीटों पर हारी है उस पर कहीं ना कहीं वो जो मेहनत कर रही है और ये चाह रही है कि उसे अपने पाले में कर सके। इसी क्रम में आपको बता दें कि बिजनौर, बहराइच साथ तमाम ऐसे प्रदेश की सीट है जहां पर बीजेपी को शिकस्त मिली थी और इन सभी सीटों पर फोकस करके चुनाव को भारी और इन देश पर देखा जाए इन सीटों पर जीवन तरीके से मेहनत किया जा रहा है, जिससे एक कहीं ना कहीं में ऐतिहासिक जीत मिल सके। इसी क्रम में आपको बता दें कि जिन सीटों पर बीजेपी का कहीं ना कहीं जनाधार नहीं दिख रहा था 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में उन सीटों को जीतने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर कहीं ना कहीं 27 और 29 जून को एक जनसभा को संबोधित करते हुए आएंगे। नंदनी, आपको बता दें कि बिजनौर और बहराइच जो उत्तर प्रदेश का सबसे लिटरेसी रेट में कम वाला जिला है, इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं ये बड़े नेता चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और साफ तौर से अगर देखें तो बीजेपी मिशन 80 के तहत जिन सीटों पर जीत हासिल की है वहां पर फोकस रख रही है, मगर जहां जिस सीटों पर बीजेपी को 2019 के चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई थी वहां पूरी तरह से पुरजोर मेहनत कर रही है और वहां पर विशेष अभियान और विशेष ध्यान रख रही है। जी बिल्कुल विभांशु, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन वही 80 सीटों को लेकर बीजेपी 2 धड़ों में बांट चुकी है। जिस तरह जहां उसको जीत मिली है उस पर तैयारी तो कर ही रही है, लेकिन जहां से उसको हार मिली है उसको रेड जोन में रखा गया है और उस पर तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी इस चुनाव को में कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर काम कर रही है और लगातार बात करें तो अभियान के माध्यम से हर एक के कहीं ना कहीं वर्ग के लोगों से जुड़ने का प्रयास भी कर रही है। उसी क्रम में आपको बता दें कि मिस कॉल मार के सदस्यता बनाने के अभियान की भी जल्दी ही शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ बीजेपी की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में यानी 21 जून को कहीं ना कहीं बीजेपी योग दिवस के माध्यम से आम जनता के बीच कार्यकर्ताओं को योग करने के निर्देश दिए है। तो वही 23 जून को बलिदान दिवस के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस के रूप में मनाएगी। तो साफ तौर से देखा जाए तो आम जनता के बीच मिशन 80 के तहत तमाम कार्यक्रम, तमाम अभियान के माध्यम से बीजेपी लगातार बने रहने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी नंदनी
कि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भी अभियान चलाए जा रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी का जो चुनावी वक्त है उसको हम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हम भेज देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम विपक्षी दलों के दावों में कितना सच्चाई है वो जी विभांशु, देखिए वहीं जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही 2019 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। वहीं पर अब 27 और 29 जून को रैलियां करेंगे, क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर से इन दोनों सीटों पर पार्टी के संगठन और साथ ही साथ वहां की तमाम जनता के बीच कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा, क्योंकि देखें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहराइच और बात करें तो बिजनौर की सीट पर रैली से कहीं ना कहीं तमाम चुनावी भाषण होगा और चुनावी भाषण के माध्यम से आम जनता को अपने तरफ करने का प्रयास होगा। अगर बात की जाए बहराइच की, तो बहराइच के अंदर में ओबीसी और एससी समाज की जो समाज के लोग हैं उसकी अधिक संख्या में है, तो इनको लेकर कुछ योजनाओं की भी तारीफ कहीं ना कहीं ये दोनों नेता कर सकते हैं। केंद्र सरकार की जो 9 साल की नीतियां हैं उनमें इन वर्ग को क्या लाभ मिला है इसको भी बखान कर सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि 2024 के मिशन को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं पर बताया जा रहा है कि भाजपा जिन सीटों पर हार चुकी है वहां पर तेजी से तैयारियां की जा रही है और 80 का लक्ष्य लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी। इसी बीच शाह और नड्डा का रैली किया जाएगा 27 और 29 जून को। एक दौर था वो जब बहुजन समाज पार्टी के पास कई बड़े चेहरे हुआ करते थे। हर क्षेत्र में सभी जातियों और धर्मों से जुड़े नेताओं का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे वे नेता कहां चले गए पार्टी छोड़कर, या फिर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब बसपा प्रमुख मायावती के अलावा गिने चुने नाम ही बचे हैं जिनकी आम जनता में पहचान है। इसको लेकर हुए चिंतन के बाद पार्टी अब नए नेता तैयार करने की रणनीति बना रही है। ऐसे नेता जो अपने क्षेत्र में खास वर्ग में पकड़ रखते हों उनको आगे बढ़ाकर और बड़ा बनाने की पार्टी की योजना है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पार्टी जल्द इस दिशा में काम करने जा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी नई रणनीति बना रही है, कद्दावर नेताओं की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर भी बसपा एक्शन मोड में नजर आ चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, बसपा लगातार अब 2024 के मिशन को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं बताया जा रहा है कि अब कद्दावर नेताओं की तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल, एक समय की बात है जब बहुजन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी और अगर बात करें तो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो है इसके विधायक और मनोनीत सदस्य हुआ करते थे। तरीके से है कि वो अब जो है क्षेत्रीय पार्टी के स्तर तक जाके सिमट चुकी है और अगर बात करें जो बड़े नेता है अब उसको पार्टी को छोड़ के लगातार वो जा चुके हैं। अगर बात करें तो बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद जो है वो बसपा में थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बसपा से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई और सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो खुद बहुजन समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। इस प्रकार से लगातार देखा जाए तो बसपा से जो है नेताओं का निकलना शुरू हुआ और सिर्फ गिने चुने नाम बहुजन समाजवादी पार्टी के पास अभी भी बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपना फिर से जो है वो जी विवेक, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती नई रणनीति पर काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब कद्दावर नेताओं की तलाश में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। लगातार बहुजन समाज पार्टी भी अब 2024 के मिशन को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। तो वही बता दें, एक दौर था जब बहुजन समाज पार्टी के पास कई बड़े चेहरे हुआ करते थे। हर क्षेत्र में सभी जातियों और धर्मों से जुड़े नेताओं का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे वे नेता या तो पार्टी छोड़कर चले गए या फिर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब बसपा प्रमुख मायावती के अलावा गिने चुने नाम ही बचे हैं जिनकी आम जनता में पहचान है। इसको लेकर हुए चिंतन के बाद पार्टी अब नए नेता तैयार करने की रणनीति बना रही है। ऐसे नेता जो अपने क्षेत्र में खास वर्ग में पकड़ रखते हैं उनको आगे बढ़ाकर और बड़ा बनाने की योजना पार्टी कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पार्टी जल्द इस दिशा में
काम करने जा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर के साथ साथ अब कद्दावर नेताओं की तलाश में भी जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि 2024 मिशन को लेकर बहुजन समाज पार्टी कद्दावर नेता की तलाश कर रही है, जो अपने क्षेत्र में खास वर्ग के साथ और अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूती रखते हो। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी उन नेताओं की तलाश कर रही है। तो बहुजन समाज पार्टी 2024 मिशन को लेकर तैयारियों के साथ साथ अब नेताओं की भी तलाश कर रही है। एक बार फिर से हम रुक करते हैं विवेक की तरफ। विवेक, बहुजन समाज पार्टी लगातार तैयारियों में तो बनी ही हुई है, लेकिन अब नेताओं की तलाश कर रही है, तो क्या लगता है कि नेता मिलेंगे उन्हें कद्दावर? देखिए, एक समय की बात है जब बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी और मायावती जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करती थी। और इसके अगर समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा भी दौर देखा था जब वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग जगहों पे उसके विधायक हुआ करते थे। लेकिन अगर बात की जाए तो 2012 के बाद से लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी का पतन होना शुरू हुआ और लगातार उसका ग्राफ जो है वो गिरता ही चला गया प्रदेश की राजनीति से। आज बहुजन समाजवादी की स्थिति ऐसी है कि उसको अपनी राजनीतिक हैसियत जो है उत्तर प्रदेश में दोबारा से बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है। आम चुनाव आने वाले हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी भी सभी दलों की तरफ सक्रियता दिखा रही है। ऐसे में अगर बात करें तो हर दल के पास अपना एक पेस है जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उसके पेस है, और केंद्र की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से लगातार सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बन के आया है। वही समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव है, तो इस तरीके से कांग्रेस के पास राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा के रूप में देखा गया है। वहीं बसपा के पास मायावती जो है वो सबसे बड़ी लीडर है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी है। तमाम राजनीतिक अनुभव है, काफी लंबा राजनीतिक करियर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में बसपा से लोगों का मोह भंग हुआ है, नेताओं का मोह भंग हुआ है, वो अलग अलग दलों में शामिल हुए हैं। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर रहे हो, चाहे इस समय सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे हो, सबने अपनी शुरुआत जो है वो मायावती के साथ की थी, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ की थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इन दोनों ने अलग अलग दलों को चुना और आज अपनी एक अलग राजनीतिक हैसियत जो है वो लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में आम चुनाव के समय जब बसपा अपनी राजनीतिक विरासत तलाशने में जुटी है, एक जमीनी ग्राउंड तलाशने में जुटी हुई है, लगातार मेहनत की जा रही है, सक्रियता दिखाई जा रही है। गांव चलो अभियान के साथ साथ हर बूथ से 10 यूथ को जोड़ने की अगुवाई की जा रही है और कुल 1,70,000 बूथों पर जो है युवाओं को जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ महिलाओं को भी पार्टी की विचारधारा से, यूथ को पार्टी की विचारधारा से, काशीराम की नीतियों और विचारधारा से जोड़ने का लगातार काम किया जा रहा है। और बाकायदा कुछ बड़े नेताओं की तरफ भी बसपा जो है वो देख रही है कि उनको जो है शामिल किया जाए, जिनका अच्छा खासा जनाधार अपने अपने क्षेत्रों में है, ताकि आम चुनाव की जो लड़ाई है वो बहुजन समाजवादी पार्टी थोड़ी आसान कर पाए। नंदनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती नई रणनीति बना रही है, वो कद्दावर नेताओं की तलाश में जुटी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती अब लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। प्रदेश सरकार ने नेपाल से सटे जिलों के मदरसों की जांच शुरू कर दी है। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शीर्ष अधिकारियों को इसमें लगाया है। अधिकारी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति और खासकर उनके आय के स्रोतों का पता लगाएंगे। जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो 9 जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच टीम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव आनंद कुमार सिंह, विभाग के निदेशक जे रीभा, संयुक्त निदेशक आरपी सिंह व मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह शामिल हैं। जांच टीम 13 जुलाई तक महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती व लखीमपुर खीरी के साथ ही मऊ और आजमगढ़ जिलों का भ्रमण कर वहां विभागीय योजनाओं के साथ ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को देखेगी। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की एक बार फिर से जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नेपाल से सटे जिलों में अब मदरसों की जांच की जाएगी। 13 जुलाई तक पूरे मदरसों की जांच कर रिपोर्ट सौंपनी है। नेपाल से सटे जिलों के मदरसों की अब जांच की जाएगी।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 2 टीमें बनाई हैं जिसमें 4-4 अधिकारी लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल से सटे जिलों के सभी मदरसों की एक बार फिर से अब जांच की जाएगी। जांच के लिए 4 अधिकारी की 2-2 अलग टीमें बनाई गई हैं जो 9 जिलों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जांच टीम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव आनंद कुमार सिंह, विभाग के निदेशक जे रिभा, तमाम ऐसे लोगों को टीम में रखा गया है जो कि अब 13 जुलाई तक पूरी मदरसों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 2 टीमें बनाई हैं। बता दें कि नेपाल से सटे जिलों के मदरसों की जांच की जाएगी, उनके आय के स्रोतों का पता किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, नेपाल से सटे जिलों की मदरसों की जांच की जाएगी जिसके लिए टीमें बना दी गई हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद लगातार मदरसों की बेहतरी को लेकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि पिछले वर्ष सरकार ने मदरसों को लेकर सर्वे कराया था। उत्तर प्रदेश के अंदर में हजारों की संख्या में अवैध मदरसे पाए गए थे, जहां बात करें तो तमाम जो सुविधाएं हैं उसको लेने का काम किया जा रहा था, मगर जो शिक्षा का काम है वो कहीं ना कहीं उससे दूर था। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए नंदनी, तो प्रदेश के अंदर इसको लेकर अगर देखें तो तमाम तरह के अभियान भी चलाए गए जिससे जो फर्जी मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। उसी क्रम में अब नेपाल से सटे तमाम जो मदरसे हैं उस पर सरकार की नजर गई है और अब इस मामले को लेकर सरकार अपनी टीमें कहीं ना कहीं आगामी 19 और 20 जून को और साथ ही साथ 26-27 जून को और 14 और 15 जून को अलग अलग क्षेत्रों में भेजने का काम करेगी और इन मदरसों के कहां से फंडिंग आ रही है इसको लेकर जांच पड़ताल करेगी। विभांशु, देखा था 4 टीमें बनाई गई हैं, तो कब तक ये रिपोर्ट सौंप देनी है? अगर बात की जाए तो 4 टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगी जो मदरसों की जांच करेंगी या मदरसों में कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां उन्हें खर्च किया जा रहा है, इन सभी तथ्यों को इकट्ठा करेगी और आने वाले 15 जुलाई को इस पूरी रिपोर्ट को शासन को सौंपेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आगे की जो कार्रवाइयां है वो शासन तय करेगा। जी विभांशु, लेकिन आखिर नेपाल से सटे जिलों को ही क्यों एक बार फिर से मदरसों की जांच की जा रही है? तो नेपाल से सटे जिलों की ही क्यों? नंदनी, अगर बात की जाए तो नेपाल के अंदर में कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अलग अलग कोनों में पहले जांच की गई, जिसमें तमाम मदरसे ऐसे निकले कि जो सरकार से तमाम जो सब्सिडीज होते हैं वो लेते हैं, मगर उन मदरसा कहीं ना कहीं बना हुआ नजर नहीं आया था। जिसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार का एक मुहिम है कि मदरसों के अंदर में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप की क्रांति से जोड़ने की तैयारी है। और बात की जाए तो अब इस मामले को लेकर सरकार अपना कार्रवाई का फेज 2 शुरू की है, जिसपे नेपाल से सटे तमाम मदरसों की सरकार को सूचना थी कि जहां गलत तरीके से मदरसे संचालित किए जा रहे हैं और सरकार के पैसे का कहीं ना कहीं मटियामेल किया जा रहा है। उसके बाद अब शासन इस पर कहीं ना कहीं अपना ध्यान केंद्रित करते हुए और 4 टीमों को दिनांक निर्धारित करके अब उन्हें रवाना की है और आने वाले दिनों में अगर बात की जाए तो 15 जुलाई को रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। उसके बाद कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि नेपाल से सटे जिलों के मदरसों की जांच की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 2 टीमें बनाई है और 13 जुलाई तक पूरी मदरसों की जांच कर ली जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सीएम योगी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल माई योगी आदित्यनाथ ने 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ फॉलोअर्स के आंकड़े को पार कर लिया है। ये वो आंकड़ा है जहां यूपी ही नहीं देश के बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी अब तक नहीं पहुंच सके हैं। ट्विटर पर इस संख्या को पार करने वाले वो पहले सीएम भी हैं। सीएम योगी ने यह आंकड़ा 8 वर्षों के अंतराल में प्राप्त किया है। उन्होंने सितंबर 2015 में ट्विटर पर अपने आधिकारिक हैंडल की शुरुआत की थी। उस वक्त वह सांसद थे। 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद जिस तरह उन्होंने प्रदेश में विकास और सुशासन के साथ ही कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार करके दिखाया, उसके बाद उनकी लोकप्रियता में गुणात्मक वृद्धि देखी गई है। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है। अब वो ट्विटर पर छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर बढ़ा सीएम योगी का क्रेज। बता दें कि फॉलोअर्स उनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए, भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारकों में से सीएम योगी आदित्यनाथ पहले आते हैं, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर पर भी तहलका मचा दिया है। मैं आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पे 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ फॉलोअर्स के में कीर्तिमान हासिल किए। बताया जा रहा है कि ये कीर्तिमान उन्होंने 8 वर्षों में ये हासिल किया है और ये जो ट्विटर पे जो 25 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, इसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता और एक्ट्रेस भी जो है वो नहीं पूरा कर पाते हैं इसमें। और इस कीर्तिमान में हमारे योगी आदित्यनाथ जो कि 2015 पे ट्विटर अकाउंट बनाए थे, उस टाइम वो सांसद थे और अब वो जो 2017 से जो यूपी के प्रशासन में अपना काम जो संभाल रहे, तब से वो लेकर अभी तक तो उनका जो है 25 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो उनके ट्विटर अकाउंट पे है। और ये कहा जा रहा है कि इस कीर्तिमान में जो है तमाम हमारे जो नेता है वो भी इसमें अपना हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन इस ट्विटर पे बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी इस नए जो कीर्तिमान में शामिल है, वही उनका भी इस अकाउंट में है। और कहा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो अपने कामों के लिए ज्यादातर जो है देश विदेश में भी उनका नाम है। इसके लेकर वो अपने जब से 17 से जब यूपी में अपना कार्यभार संभाले, वो शासन व्यवस्था से लेकर तमाम जो उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो लोगों के साथ संवाद करते हैं, अपनी जनता से बात करते हैं और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। कहा जाता है कि जो हमारे योगी आदित्यनाथ है वो तमाम जो यूपी में जो कि भ्रष्टाचार और जो अपराध जो बढ़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं उसपे रोक लगाए है और इसे लेकर जो युवाओं में उनके लिए जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ट्विटर अकाउंट आप देख सकते हैं 25 मिलियन फॉलोअर्स को आज जो कीर्तिमान जो एक नए इनके में शामिल हुआ है। कहा जाता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से कहा जाता है और वही काफी एक्शन मोड में भी दिखाई दिया जाता है। वही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार में उनको काफी पहले उनका नाम स्टार प्रचारक में लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है सोशल मीडिया पे वो काफी एक्टिव रहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो जैसी एक वो जो ऐप है उससे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए उनका जो फॉलोअर्स है और उनका लोकप्रियता है बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं देश विदेश में भी इनसे ज्यादा काफी रहते हैं इनके और युवाओं में बिल्कुल देखिए लोकप्रियता है। बाबा बुलडोजर के नाम से उन्होंने एक अलग छवि बनाई, इसके साथ ही उन्होंने माफियाओं में डर भी पैदा किया। कहा जाता है कई कीर्तिमान के साथ उन्होंने एक नया इतिहास भी रचा। वो उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दोबारा सत्ता हासिल की। जी नंदिनी, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो पहले सीएम है जिनका 25 मिलियन फॉलोअर्स है, वही कहा जा रहा है कि बाबा के बुलडोजर बाबा के नाम से भी पहले एक सीएम है जिनका एक नामकरण किया गया। वही वो दूसरी बार जो उत्तर प्रदेश में एक इतिहास करते कि दूसरी बार वो सत्ता में वापस आए, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स है उनके जो देश में जो प्रदेश में उनकी जो पहचान है ये एक अलग ही छवि बना के रखे हैं। और वही अपराधों में जो कि भी अपराधी जो है उनके में भी एक डर की जो छवि है वो बनी हुई है। क्योंकि बुलडोजर बाबा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ साफ तक उनका कहना है कि जो अपराधी है उनको खुला नहीं छोड़े, हम तो साफ तक उनकी खात्मा करेंगे। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है वो हर चीजें जो जब भी अपने जनता से संवाद करते हैं, उनके जो समस्या रहती है उससे पूरी तरह से काफी एक्टिव होते हैं और उस पर जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी जनता से हर समय ऑफलाइन हो या ऑनलाइन जी सुहानी, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तहलका मचा दिया है। ट्विटर पर उनके 2.5 करोड़ के पार हुए फॉलोअर्स। ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं।
आज के लिए शहर शहर खबर खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।